एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसका काम लोगों को न्याय दिलाना है, लेकिन अचानक उसके सामने एक ऐसा केस आता है जिसमें सच खोजने पर उसका अपना परिवार तबाह हो सकता है। एक तरफ उसका फर्ज है और दूसरी तरफ उसका खून का रिश्ता। इन दोनों के बीच फंसा हुआ वो इंसान धीरे धीरे समझने लगता है कि इस शहर में मुजरिम सिर्फ सड़कों पर नहीं घूमते, बल्कि बड़ी बड़ी ताकतों और कुर्सियों के पीछे भी छुपे हुए हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक पुलिस ऑफिसर की कहानी बताने जा रहा हूँ जो सच के जितना करीब पहुंचता है, उसकी दुनिया उतनी ही डरावनी होती जाती है। फिल्म की शुरुआत पंजाब के एक रेलवे स्टेशन से होती है। पुलिस इंस्पेक्टर पवन अपने साथियों के साथ अपना 40वां जन्मदिन मना रहा था। इस पूरी पार्टी का इंतजाम कांस्टेबल अशोक ने किया है। पवन अपने कांस्टेबल अशोक की बहुत इज्जत करता है और उस पर पूरा भरोसा करता है। इसी बीच जन्मदिन के मौके पर पवन की वाइफ वर्षा उसे फोन करके विश करती है। असल में पवन और उसकी टीम यहाँ रीमा नाम की एक सीनियर जर्नलिस्ट को सुरक्षा देने के लिए आए हैं। कुछ ही देर में ट्रेन आती है और पवन अपनी टीम के साथ रीमा को रिसीव करता है। इसके बाद वो उसे सिक्योरिटी देकर ले जा रहे थे, तभी अचानक उनके गाड़ियों के काफिले के बीच में एक बाइक आ जाती है। वो लोग रीमा की कार को रोक लेते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। पवन और उसकी टीम जब जवाबी कार्रवाई करती है तो अशोक के हाथ में गोली लग जाती है। पवन भी हमलावरों में से एक को गोली मार गिराता है, लेकिन दूसरा वहां से भाग जाता है। इस हमले में रीमा और उसका ड्राइवर दोनों मारे जाते हैं। दरअसल इस शहर में आनंद आश्रम नाम का एक आश्रम है जिसे आनंद श्री नाम के एक आदमी ने बनाया है। शहर में उसकी काफी इज्जत है। पिछले साल उस आश्रम से एक नाबालिग लड़का गायब हो गया था। रीमा इसी केस की जांच कर रही थी, जहां उसे आनंद श्री के खिलाफ बहुत सबूत मिले थे। इसलिए सबको शक है कि आनंद ने ही रीमा का खून करवाया है। पिछली रात हुई इस घटना की वजह से एसपी केशव इंस्पेक्टर पवन की बहुत बेइज्जती करता है, क्योंकि वो रीमा को बचा नहीं पाए। अब पुलिस पर बहुत दबाव आने वाला था, इसलिए एसपी पवन को सस्पेंड करने जा रहा था। लेकिन पवन कहता है कि मेरी वजह से जो इज्जत गई है वही मैं वापस लेकर आऊंगा। मैं इस केस को सॉल्व करूंगा। पवन अपने एसपी केशव से 7 दिन का समय मांगता है और कहता है कि अगर वो 7 दिनों में केस सॉल्व नहीं कर पाया तो वो खुद आकर अपना सस्पेंशन लेटर ले लेगा। एसपी उसे 7 दिन का समय दे देता है। पवन उदास मन से अपने घर लौट आता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि अमर नाम का एक आदमी अपने कुछ लोगों के साथ उसके पिता हरि के साथ बहस कर रहा है। यहाँ पवन को पता चलता है कि उसका छोटा भाई दीपक अमर की छोटी बहन दीप्ति को लेकर भाग गया है, लेकिन हरि इस बात को मानने से बिल्कुल मना कर देता है। हरि का कहना है कि उनका बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि अमर के लोग नीची जाति के हैं और यही यहाँ सबसे बड़ी दीवार है। पवन बीच में आकर अमर से बोलता है कि जबान संभाल कर बात करो, मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। अमर पूछता है कि अगर उसने ऐसा किया है तब तुम क्या करोगे। तब हरि गुस्से में बोल पड़ता है कि अगर जरूरत पड़े तो वो अपने खुद के बेटे को जान से मार देंगे। अमर उन्हें 24 घंटे का समय देकर जाता है कि अगर 24 घंटे के अंदर उनकी बहन घर वापस नहीं आई तो वो ग्राम पंचायत के पास जाएंगे। इसके बाद पवन अपनी वाइफ वर्षा से बात करता है। वर्षा बताती है कि कल रात तक दीपक घर पर ही था, लेकिन सुबह जब वो उसके कमरे में गई तो दीपक वहां नहीं था। पवन तब दीपक के दोस्तों के बारे में पूछता है कि उसका सबसे पक्का दोस्त कौन है। वर्षा कनीजा का नाम बताती है। इसी बीच पवन के जन्मदिन के मौके पर वर्षा और उसका बेटा हनी पवन के लिए गिफ्ट लाते हैं, एक व्हाइट स्नीकर। यहाँ हमें पता चलता है कि पवन को व्हाइट स्नीकर्स बहुत पसंद हैं, इसलिए जो भी उसे गिफ्ट देता है व्हाइट स्नीकर्स ही देता है। उसके शू रैक में जितने भी जूते हैं सब सफेद हैं। इसके बाद पवन अपने भाई का पता लगाने उसके दोस्त कनीजा से मिलने जाता है, लेकिन कनीजा से पता चला कि उसे दीपक के बारे में कुछ नहीं पता। वो बात को घुमाते हुए बोलता है कि शायद दीपक पढ़ाई के सिलसिले में किसी दूसरे दोस्त के पास गया होगा, लेकिन पवन अच्छे से जानता है कि उसका भाई पिछले साल 4 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ है, वो क्या पढ़ाई करेगा। जब पवन लड़की के बारे में पूछता है तो कनीजा बताता है कि वो उनकी क्लासमेट है, लेकिन वो दीपक और उसके रिश्ते की बात को मानने से इनकार कर देता है। पवन को समझ आता है कि वो कुछ छुपा रहा है और वो वहां से वापस आ जाता है। दूसरी तरफ हमें आनंद श्री को दिखाया जाता है जो अपने भक्तों के सामने भाषण दे रहा है। असल में इस आनंद आश्रम का मालिक आनंद श्री न सिर्फ एक इज्जतदार और ताकतवर इंसान है, बल्कि सब उस पर अंधों की तरह भरोसा करते हैं। उसकी भक्तों की कोई गिनती नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो पूरे शहर के लोग उसके भक्त हैं। यहाँ हमें आनंद का राइट हैंड निर्मल भी दिखाया जाता है। आनंद का प्रोग्राम खत्म होने के बाद निर्मल अपने कुछ आदमियों को लेकर हरपाल नाम के एक लड़के से मिलने जाता है। यहाँ निर्मल की बातों से हमें पता चलता है कि जर्नलिस्ट रीमा पर जिन 2 लोगों ने गोलियां चलाई थी उनमें से एक हरपाल भी था, और हरपाल ने ये सब आनंद श्री के कहने पर किया था। निर्मल हरपाल से कहता है कि उसने जो काम किया है उसे आनंद श्री बहुत खुश हुए और उसके लिए गिफ्ट भी भेजा है, लेकिन हरपाल को कुछ गड़बड़ होने का इशारा मिल जाता है। वो उनसे 1 मिनट का समय मांगता है और कमरे के अंदर जाकर अपने बैग से एक बंदूक निकाल लेता है। वो बाहर आकर सीधे एक आदमी के सीने में गोली मार देता है। बाकी लोग भी अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। असल में हरपाल समझ गया था कि सबूत मिटाने के लिए ये
ये लोग उसे जान से मार देंगे। इसीलिए हरपाल उनके साथ काफी देर तक गोलीबारी करता है और मौका पाकर वहां से भाग जाता है। निर्मल और उसके आदमी बहुत देर तक हरपाल को ढूंढते हैं लेकिन वो आसपास कहीं नहीं मिलता। अगले दिन इंस्पेक्टर पवन हॉस्पिटल जाकर कांस्टेबल अशोक का हालचाल लेता है। बातों बातों में वो अशोक को बताता है कि इस केस को वही संभाल रहा है। अशोक बोलता है, इतना सब हो जाने के बाद भी आपने ये केस क्यों लिया? अगर आप सस्पेंड हो जाते तो कुछ दिनों बाद आपका सस्पेंशन हट जाता, अब तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। पवन तब उसे अपने भाई दीपक के बारे में बताता है कि वो कल रात से गायब है और अमर कह रहा है कि वो उसकी बहन को लेकर भागा है। इसीलिए पवन कांस्टेबल अशोक से अपने सोर्स मतलब कि अपने खबरियों का इस्तेमाल करके दीपक को ढूंढने के लिए बोलता है। साथ ही वो उसे कल से इस केस की जांच में अपने साथ जुड़ने के लिए भी बोलता है। दूसरी तरफ पवन के पिता हरि अपने पोते हैरी को लेकर ग्राम पंचायत के पास जाते हैं। हरि ग्राम पंचायत के एक सीनियर मेंबर हैं और गांव में उनकी काफी इज्जत है, लेकिन अब उनकी इज्जत दांव पर लग चुकी है। पंचायत प्रधान अब उनसे बोलते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं और समझते हैं, आप जो भी फैसला करेंगे बस हमें बता दीजिएगा, बाकी हम देख लेंगे। हरि कहते हैं कि अमर के परिवार के किसी भी इंसान ने आज तक उनसे आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं की थी, लेकिन अब उन्होंने ये हिम्मत दिखाई है। इसलिए वो चाहते हैं कि उन्हें ऐसा सबक मिले कि वो दोबारा ऐसी हिम्मत न करें, क्योंकि अमर के लोग नीची जाति के हैं। दीपक के बारे में वो बोलते हैं कि अगर दीपक उनकी लड़की के साथ भाग गया तो उसके लिए इस गांव के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन जब तक उन्हें इस बात का पूरा सबूत नहीं मिल जाता तब तक अमर के लोग उनके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश ना करें। इस पर पंचायत प्रधान बोलता है कि आपको भी वादा करना होगा कि आप अपने उसूलों पर टिके रहेंगे, क्योंकि जो औलाद माता पिता की इज्जत की परवाह ना करके उन्हें बदनाम करती है उसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। वो एक मिसाल देते हुए बोलता है कि अगर हमारे हाथ की उंगली में कैंसर हो जाए तो हम क्या करते हैं? उंगली को काट कर फेंक देते हैं। ठीक उसी तरह दीपक अब एक कैंसर बन चुका है, इसलिए उसे भी जीने का कोई हक नहीं। इधर पवन थाने लौटकर रीमा के उन दो साथियों के बयान लेता है जो उस रात हमले में बच गए थे। वो बताते हैं कि उनके पास जानकारी थी कि आनंद के आश्रम से नाबालिग बच्चे गायब हो रहे थे। उन्हें पता चला कि आनंद के पास ऐसी कई नाबालिग लड़के हैं जिनसे वो गलत काम करवाता है और काम निकालने के बाद उन्हें मार डालता है। अब जबकि आनंद शहर का बहुत बड़ा और इज्जतदार आदमी है, इसलिए बिना किसी पक्के सबूत के पुलिस उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करेगी। यही वजह थी कि वो लोग पत्रकार बनकर खुद इस मामले की जांच कर रहे थे। उनके जाने के बाद पवन कांस्टेबल अशोक से पूछता है कि क्या दीपक का कोई पता चला? अशोक बताता है कि उनके लोग काम पर लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। रात के समय कहानी में दिखाया जाता है कि हरपाल एक ट्रक में छिपकर बस स्टैंड पहुंच गया है। उस बस स्टैंड के एक ढाबे पर हरपाल सामने की टेबल पर बैठे एक छोटे बच्चे को देखता है और उसे देखकर खुद अंदर ही अंदर बहुत दुखी होने लगता है। छोटे बच्चे को उसके माता पिता प्यार से खाना खिलाते हैं। ये देख हरपाल को बहुत दुख होता है, शायद उसे अपने परिवार की याद आती है। वो किसी को फोन लगाने की कोशिश करता है लेकिन कोई उसका फोन नहीं उठाता। अगली सुबह वर्षा अपने पति पवन को बताती है कि वो दीपक और प्रीति के रिश्ते के बारे में पहले से जानती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो भाग जाएंगे। पवन खुद पुलिस केस और पारिवारिक तनाव के बीच में फंसा है। वर्षा रात के अंधेरे में पवन को उस गुप्त जगह ले जाती है जहां दोनों छुपे हैं। वहां दीपक बताता है कि उन्होंने शादी कर ली है। पवन उसे समझाता है कि उनके पिता हरि पुरानी सोच के हैं और दूसरी जाति की लड़की को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो गांव की एक पुरानी घटना याद दिलाता है जहां भागने वाले जोड़े को मार कर दफना दिया गया था। ये सुनकर प्रीति डर जाती है, लेकिन वर्षा और पवन उन्हें सुरक्षा देने का भरोसा करते हैं। पवन दीपक से बोलता है कि जब तक वो उन्हें शहर से बाहर भेजने का इंतजाम ना करे वो वहीं छुपे रहें। अगले दिन कांस्टेबल अशोक एक सीसीटीवी फुटेज लाता है जिसमें मर्डर वाली रात इस्तेमाल हुई बाइक का नंबर दिख रहा था। जांच में पता चलता है कि वो बाइक 7 दिन पहले चोरी हुई थी, यानी हत्या पूरी प्लानिंग से की गई थी। मर्डर स्पॉट पर आनंद श्री के प्रोग्राम का बैनर देखकर पवन सीधे उसे पूछताछ करने का फैसला करता है। अशोक उसे चेतावनी देता है कि आनंद के आश्रम में पुलिस के हथियारों के साथ जाना मना है और वहां उसकी प्राइवेट आर्म्ड सिक्योरिटी रहती है। इसके बावजूद पवन वहां जाता है। अब पवन के पिता हरि इसी आनंद श्री के अंधभक्त हैं, लेकिन पवन उन्हें पसंद नहीं करता। पूछताछ के दौरान पवन जब पत्रकार रीमा के मर्डर के मोटिव का जिक्र करता है तो आनंद भड़क जाता है। वो पवन को दोबारा ना आने की चेतावनी देकर अपनी सिक्योरिटी के जरिए पुलिस टीम को बाहर निकलवा देता है। दूसरी तरफ ग्राम पंचायत में हरि और अमर के बीच में बहस होती है। पंचायत के लोग पुरानी परंपरा के अनुसार लड़के और लड़की को मतलब दीपक और प्रीति को मार कर जमीन में दफनाने की सजा की मांग करते हैं। अपनी झूठी शान और इज्जत की खातिर हरि अपने ही बेटे को मारने के इस फैसले पर राजी हो जाता है। आनंद से पूछताछ करने के कारण एसपी केशव पवन को बहुत डांटता है। वो पवन को असली शूटर हरपाल की फोटो दिखाता है जिसने रीमा पर गोली चलाई थी। हरपाल एक नाबालिग लड़का है और उसके पिता गांव के स्कूल में टीचर हैं। हरपाल खुद जान बचाने के लिए
छुपा घूम रहा था। पवन अपने भरोसेमंद कांस्टेबल अशोक को सच बता देता है कि दीपक और प्रीति इस वक्त मनोहरन नगर में छिपे हैं। अशोक कहता है कि पंचायत को पता चलने से पहले उन्हें शहर से बाहर निकालना होगा। रात को जब पवन घर लौटता है तो देखता है कि पिता हरि सबूत ढूंढने के लिए दीपक के कमरे की तलाशी ले रहे हैं। पवन उन्हें समझाने की कोशिश करता है। तभी पवन का छोटा बेटा हनी पंचायत की सिखाई हुई बात दोहराता है कि अगर उंगली में कैंसर हो जाए तो उसे काटना पड़ता है। वैसे ही दीपक चाचा भी कैंसर हैं। पवन समझ जाता है कि उसके पिता हनी को पंचायत ले गए थे और उसे नफरत भरी बातें सिखा रहे हैं। गुस्से में पवन अपने पिता का कॉलर पकड़ लेता है और चेतावनी देता है कि अगर आगे से उन्होंने उसके बेटे को ये सब सिखाया तो वो उन्हें और पूरी ग्राम पंचायत को एक साथ जमीन में दफना देगा। रात में वर्षा उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन पवन दुखी होकर बोलता है कि जब घर के बड़े ही इतनी बड़ी गलती कर रहे हो तो वो अपना दिमाग ठंडा कैसे रखे। पवन और उसकी टीम को शूटर हरपाल के पिता दामोदर का पता चलता है, जो गांव के स्कूल में टीचर हैं। वो दामोदर से मिलकर हरपाल के बारे में पूछते हैं। दामोदर बताता है कि हरपाल आनंद श्री के पास है। तब पवन उसे सच्चाई बताता है कि हरपाल वहां से गायब है। बातचीत में दामोदर खुलासा करता है कि शादी के 10 साल बाद तक कोई संतान ना होने पर आनंद श्री ने आशीर्वाद देने के बदले शर्त रखी थी कि बच्चे को बड़ा होने पर आश्रम को सौंपना होगा। इसी शर्त के कारण 10 साल की उम्र से हरपाल आनंद के पास ही रह रहा है। पवन इस बात पर हैरान होता है कि एक पिता ने अपने बच्चे को दूसरे के हवाले क्यों कर दिया। वो दामोदर से बोलता है अगर उसे अपने बेटे की जान बचानी है तो थाने आकर उसकी गुमशुदगी और किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवानी होगी, वरना मर्डर केस में पुलिस उसे देखते ही गोली मार देगी। दरअसल पवन आनंद श्री के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने के लिए दामोदर से शिकायत करवाना चाहता था। कांस्टेबल अशोक बार बार पवन को रोकता है कि ऐसा करने से बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन दामोदर बेटे की जान बचाने के लिए रिपोर्ट दर्ज कराने को राजी हो जाता है। अशोक के डरने पर पवन बोलता है कि जरूरत पड़ने पर वो अकेले ही सब देख लेगा और वो हरपाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेता है। जल्द ही बस चेकिंग के दौरान पुलिस टीम हरपाल को पकड़ लेती है और पवन को इस बारे में बताती है। पवन और अशोक तुरंत वहां पहुंचते हैं। पूछताछ में हरपाल रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि जर्नलिस्ट रीमा पर गोली उसी ने चलाई थी। वो हत्या में इस्तेमाल हुई लोडेड गन भी सौंप देता है। हरपाल बताता है कि आनंद श्री हर रात उसे पीटता था और उसका शोषण करता था। इस नरक से तंग आकर जब उसने अपने घर जाने की इच्छा जताई तो आनंद ने रीमा की हत्या का आखिरी काम सौंपकर उसे मुक्त करने का वादा किया था। मासूम हरपाल को यह पता नहीं था कि मर्डर के बाद आनंद अपने ही आदमियों से उसे भी मरवा देगा, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। पवन को सारा मामला समझ आ जाता है। अशोक परेशान था कि एसपी केशव को क्या जवाब देंगे। पवन जानता था कि एसपी बिका हुआ है, इसलिए वो केशव को बताए बिना अगली सुबह सीधे हरपाल को कोर्ट में पेश करने का फैसला करता है। अगली सुबह जब पवन कोर्ट के अंदर केस का सीरियल नंबर चेक करने जाता है तो पीछे से एसपी केशव खुद आकर हरपाल को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगता है। पवन अपनी गाड़ी से उसका पीछा करता है और फोन पर चेतावनी देता है कि हरपाल का लिखित बयान उसके पास है, जिसकी कॉपी वो सीधे कोर्ट में जमा कर देगा। अब मजबूरन केशव गाड़ी रोकता है और समझाता है कि आनंद श्री का नाम आने से शहर में दंगे हो सकते हैं। पवन अपनी ईमानदारी से समझौता करने से मना कर देता है। तब पवन केशव के सामने एक डील रखता है कि अगर वो हरपाल को सुरक्षित जाने दे तो वो चार्जशीट में आनंद का नाम शामिल नहीं करेगा। केशव इस बात पर मान जाता है और हरपाल को पवन के हवाले कर देता है। इसके बाद भी अशोक समझाता है कि आनंद श्री से पूरी तरह दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है। अशोक की सलाह पर पवन एक बार फिर एसपी केशव से पक्का समझौता करता है। डील के मुताबिक पवन एफआईआर से आनंद का नाम हटा देगा और बदले में एसपी केशव हरपाल को गुप्त रूप से सुरक्षित शहर से बाहर निकालने में मदद करेगा और उसके गुजारे के लिए पैसे देगा। इस डील के बाद अशोक पवन को उसके भाई दीपक की याद दिलाता है। पवन बताता है कि दीपक और प्रीति अभी मनोहरन नगर में है, लेकिन वहां ज्यादा दिन रहना सुरक्षित नहीं है। तब अशोक बताता है कि कनाडा में रहने वाले उसके एक रिश्तेदार का मनोहरन नगर में एक खाली मकान है जहां वो दोनों शिफ्ट हो सकते हैं। अशोक हरपाल को सुरक्षित बाहर भेजने की जिम्मेदारी खुद लेते हुए पवन से बोलता है कि आप बिना किसी चिंता के दीपक को बचाने जाइए। पवन अशोक पर पूरा भरोसा करके हरपाल को उसे सौंप देता है। जाने से पहले पवन हरपाल को कुछ पैसे और एक मोबाइल देता और कहता है नई जिंदगी शुरू करो और मम्मी पापा की चिंता में यहाँ कभी वापस मत आना। समझौते के तहत एसपी केशव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मीडिया के सामने ऐलान करता है कि रीमा मर्डर केस में छानबीन के बाद आनंद श्री का कोई हाथ नहीं पाया गया, जिससे आनंद का पूरा नाम साफ हो जाता है। प्रेस मीटिंग के बाद केशव पवन को बताता है कि अशोक हरपाल को लेकर दिल्ली बॉर्डर पार कर चुका है, जिससे पवन राहत की सांस लेता है। उसी रात पवन अपनी पत्नी वर्षा के साथ मिलकर दीपक और प्रीति को अशोक के रिश्तेदार वाली खाली मकान में सुरक्षित शिफ्ट कर देता है। पवन उन्हें यह समझाता है कि वो यहाँ ज्यादा दिन रह नहीं सकते और जल्दी उन्हें कहीं दूर जाना होगा। तब दीपक अपने भाई से पूछता है कि इसके बाद वो कहाँ जाएंगे। पवन दीपक और प्रीति
से बोलता है कि तुम दोनों पढ़े लिखे हो, इसलिए कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी शुरू करो। वो उनसे सारे कॉन्टैक्ट तोड़ने की बात करता है ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। उन्हें सुरक्षित छोड़ने के बाद अगले सुबह पवन अपने पिता हरि से बात करता है, लेकिन हरि के भीतर रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया था और वो अभी भी दीपक को जान से मारने पर अड़े हुए थे। पवन इस उलझन को लेकर कांस्टेबल अशोक से बात करता है। इसी बीच हरपाल के पिता दामोदर अपने बेटे की खबर लेने आते हैं। पवन उन्हें बताता है कि हरपाल सुरक्षित शहर से बाहर चला गया है, लेकिन जब दामोदर हरपाल की बीमार मां से बात कराने का अनुरोध करता है तो पवन उन्हें हरपाल का मोबाइल नंबर दे देता है। तो पवन देखता है कि उसका दिया हुआ मोबाइल नंबर बंद आ रहा था। उसी रात ग्राम पंचायत की एक आपातकालीन बैठक होती है। अमर वहां एक सीरियल किलर को लेकर आता है और हरि को बताता है कि दीपक और प्रीति ने शादी कर ली है और वो मनोहरन नगर के एक मकान में छुपे हुए हैं। अमर खुलासा करता है कि इंस्पेक्टर पवन ने उनकी मदद की है। जब वो किलर के जरिए दोनों को मरवाने का प्लान बनाते हैं तो हरि कह देते हैं कि बेटे को मारने के लिए किसी किलर की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही काफी है। इसके बाद पंचायत फैसला करती है कि हरि और अमर की तरफ से 5-5 लोग जाकर दीपक और प्रीति की हत्या करेंगे। इधर हरपाल का फोन नंबर लगातार बंद मिलने पर पवन को एसपी केशव पर शक होता है। अशोक कहता है कि उसने खुद हरपाल को सुरक्षित दिल्ली बॉर्डर पार कराया था। अगली सुबह पवन सीधे एसपी केशव के पास पहुंचकर हरपाल के बारे में पूछता है। केशव के अनजान बनने पर पवन भड़क जाता है और सबके सामने उसे खुली धमकी देता है कि अगर हरपाल से उसकी बात नहीं हुई तो वो उसके मुंह में गोली मार देगा। इस धमकी से डरकर केशव तुरंत आनंद श्री के पास जाता है। केशव उसे हरपाल के कन्फेशन लेटर के बारे में बताता है जो पवन के पास है। तब आनंद का आदमी निर्मल भरोसा देता है कि वो सुबह तक उस लेटर को ले आएगा। इसके बाद निर्मल सीधे पवन के घर पहुंचकर उसके पिता हरि से बात करने लगता है। पवन जब घर लौटकर निर्मल को देखता है तो वो उसे जाने के लिए बोलता है। निर्मल सीधे हरपाल का कन्फेशन लेटर मांगता है। पवन के मना करने पर दोनों में बहस होती है और निर्मल के गुंडे पवन को उसकी पत्नी और बच्चों के सामने बेरहमी से पीटने लगते हैं। तभी निर्मल हंसते हुए पवन से बोलता है कि हरपाल बहुत पहले ही मारा जा चुका है। वो एक और खौफनाक सच बताता है कि हरपाल को मारने में किसी और ने नहीं बल्कि खुद कांस्टेबल अशोक ने ही उसकी मदद की थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अशोक शुरू से ही उनके साथ मिला हुआ था। जब हरपाल अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था तब अशोक ने खुद पीछे से गोली मारकर उस मासूम की जान ले ली। निर्मल सुबह तक कन्फेशन लेटर न मिलने पर पवन को जान से मारने की धमकी देकर चला जाता है। इस हादसे के बाद वर्षा पवन को समझौता करने की सलाह देती है, लेकिन पवन गुस्से में और दुखी में बोलता है कि वो लोग एक 16 साल के बच्चे को मार चुके हैं, वो कब तक चुप रहेंगे। वो कहता है कि वो अपना फर्ज पूरा करेगा। इसके बाद पवन वो कन्फेशन लेटर और अपनी सर्विस रिवॉल्वर लेकर सीधे कांस्टेबल अशोक के घर पहुंच जाता है। पवन बेहद शांत होकर अशोक से बोलता है कि उसने समझौता करने का फैसला किया। घायल पवन को देखकर अशोक पेपर्स खुद ले जाने की बात कहता है, लेकिन पवन बोलता है कि वो खुद अपने हाथों से माफी मांगेगा। अशोक तुरंत एसपी केशव को फोन करता है और उसी रात वो लोग निर्मल से मिलने पहुंचते हैं। पवन चुपचाप सारे डॉक्यूमेंट्स निर्मल को सौंप देता है और उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। निर्मल ताना मारते हुए बोलता है कि सही जगह चोट लगने से पवन की बुद्धि ठिकाने आ गई। इसके बाद पवन वहां से मुड़कर जाने लगता है। तभी अचानक पवन अपनी गन निकालता और निर्मल के साथी को गोली मार देता है। वो निर्मल पर गन तानकर बोलता है कि उसने दिन के उजाले में उसके बच्चे के सामने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था। इसके बाद पवन सीधे निर्मल को भी गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार देता है और वहीं पर उस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब बारी कांस्टेबल अशोक की थी, जिसे अभी तक ये नहीं पता था कि पवन को उसकी असलियत मालूम पड़ चुकी है। अशोक घबराकर बोलता है हमें तुरंत एसपी केशव सर को खबर देनी होगी। पवन उसे एक जोरदार लात मारकर नीचे गिरा देता है और बोलता है कि वो उसका सारा सच जानता है। पवन को इस बात का सबसे ज्यादा दुख था कि जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। पवन बोलता है तेरे जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। इस पर अशोक एक खौफनाक सच उगलता है कि उसी ने पूरी प्लानिंग के तहत अमर और उसके लोगों को दीपक के ठिकाने का पता बताया था। अशोक बताता है कि रात के समय हरि ने अपने हाथों से ही अपने बेटे दीपक की जान ली और उधर अमर ने अपनी बहन प्रीति को मार डाला। ये भयानक सच जानने के बाद पवन गुस्से में अशोक को भी गोली मार देता है। कुछ ही देर में वहां पुलिस फोर्स पहुंच जाती है। पवन उन्हें अपना ऑफिशियल बयान दर्ज करवाता है कि आनंद श्री के कहने पर नाबालिग हरपाल ने जर्नलिस्ट रीमा का मर्डर किया। जब वो और अशोक उस बच्चे को ढूंढने निकले तो आनंद के गैंग ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें अशोक मारा गया और जवाबी कार्रवाई में पवन ने इन गुंडों को ढेर कर दिया। जब तक एसपी केशव वहां पहुंचता ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका था। केशव गुस्से में बोलता है कि तुम बच नहीं पाओगे, लेकिन पवन उसे दो टूक जवाब देता है कि बाहर मीडिया खड़ी है और आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप भी इसी कहानी को सच मान लें, वरना नौकरी बचानी मुश्किल हो जाएगी। खुद को बचाने के लिए एसपी केशव को इसी कहानी को सच मानना पड़ता
जाता है। इसके बाद पवन सीधे अपने घर आता है। अब वो अपने सोते हुए पिता हरि को जगाता है और उन्हें अपनी जीप में बिठाकर एक सुनसान मैदान में ले जाता है, क्योंकि वो जान चुका था कि उन्होंने ही दीपक का कत्ल किया है। पवन मैदान में अपने पिता पर गन तान देता है। हरि के पूछने पर पवन बोलता है कि पिता होने का मतलब सिर्फ बच्चा पैदा करना और हुक्म चलाना नहीं होता। एक पिता का ओहदा बहुत ऊपर होता है। वो कहता है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में मुझे तुम्हारे जैसा पिता ना मिले। ये कहकर पवन अपने पिता हरि को भी गोली मार देता है। इसके बाद वो उनके बॉडी को घर के अंदर ले जाकर आग लगा देता है। पवन का मानना है कि सही और गलत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कल को जब उसका बेटा हनी बड़ा होकर बीते हुए कल के बारे में पूछेगा तो वो उसे बस यही कहेगा कि कभी कभी सब कुछ ठीक करने के लिए हर चीज की शुरुआत नए सिरे से करनी पड़ती है। हरि ने अपनी झूठी शान के लिए अपना कर्म किया और पवन ने एक पिता और पुलिस वाले के तौर पर अपना कर्तव्य पूरा किया। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो आपको क्या लगता है, पवन ने जो किया वो सही था या गलत? कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।